नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SLP एजुकेशन हब पर। आज हमारा जो टॉपिक है वह है मेवाड़ का इतिहास भाग 6। अब तक हमने जितने भी भाग हुए हैं उनमें मेवाड़ के कई शासकों के बारे में अध्ययन किया था और जो लास्ट हमारा टॉपिक था वह थे महाराणा सांगा। आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं महाराणा सांगा से आगे। एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने लास्ट बात की थी महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा की जो मृत्यु है वो कब हो जाती है? जनवरी 1528 में। कई बार एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि महाराणा सांगा की जो छतरी है वह छतरी कहाँ निर्मित है। तो महाराणा सांगा की जो छतरी है वह मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है और ये छतरी जो है वह 32 खंभों की है। महाराणा सांगा की छतरी जो बनी हुई है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है और ये कितने खंभों की है? 32 खंभों की। जबकि महाराणा सांगा का चबूतरा यह बसवा दौसा में स्थित है। तो छतरी तो हो गई कहां पर? मांडलगढ़ में, और चबूतरा हो गया कहां पर? बसवा दौसा में। अब बात करते हैं अपन सांगा की प्रमुख संतानें। तो सांगा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े थे रतन सिंह, उसके बाद दूसरे थे भोजराज, तीसरे विक्रमादित्य और चौथे जो थे वह थे उदय सिंह। महाराणा सांगा के जीते जी भोजराज की क्या हो जाती है? मृत्यु। भोजराज जो है वह किससे विवाह करते हैं? मीराबाई से। मीराबाई सबको पता है, भक्ति काल में मीराबाई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मीराबाई कृष्ण भक्त थी और इनका विवाह जो है महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से होता है। विवाह के कुछ समय बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है, भोजराज की मृत्यु हो जाती है। जब जनवरी 1528 में सांगा की मृत्यु हो जाती है तो सांगा की मृत्यु के बाद अगले जो मेवाड़ के उत्तराधिकारी बनते हैं वो कौन बनते हैं? रतन सिंह। 1528 से लेकर 1531 तक का काल माना जाता है राणा रतन सिंह का काल। विक्रमादित्य और उदय सिंह ये दोनों सगे भाई थे और रतन सिंह और भोजराज ये दोनों सगे भाई थे। दोनों की माएँ अलग अलग थी, यानी महाराणा सांगा की 2 रानियाँ थी। पहली रानी से रतन सिंह और भोजराज का जन्म हुआ और दूसरी रानी से विक्रमादित्य और उदय सिंह का जन्म हुआ। विक्रमादित्य और उदय सिंह की जो माता थी वह थी हाडी रानी कर्मावती, जो बूंदी के शासक सूरजमल हाडा की पुत्री थी। जो बूंदी के शासक सूरजमल हाडा की पुत्री थी। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे सांगा की मृत्यु होगी, सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। लेकिन सांगा ने जीते जी क्या किया था? अपनी पत्नी कर्मावती को रणथंभौर की जागीर सौंप दी थी। किसकी? रणथंभौर की। विक्रमादित्य और उदय सिंह के साथ रानी कर्मावती कहाँ रहती थी? रणथंभौर। लेकिन सांगा की मृत्यु के बाद जब मेवाड़ का शासक रतन सिंह बनता है तब उसने रणथंभौर को भी अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहा। लेकिन यहाँ पर सूरजमल हाडा के द्वारा सन 1531 में किसको शिकार पर लेकर जाता है सूरजमल हाडा? रतन सिंह को। और वहां पर कहा जाता है कि जब शिकार पर गए थे तब सूरजमल अकेले ही लौटे और रतन सिंह वापस नहीं लौटे थे। वहीं पर इनकी क्या हो जाती है? शिकार के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ के अगले उत्तराधिकारी बनते हैं वो है विक्रमादित्य। अब रतन सिंह की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ के शासक बन रहे हैं वो कौन है? विक्रमादित्य।
द्वितीय सन 1531 ईस्वी में विक्रमादित्य का क्या होता है, राज्याभिषेक। जैसे ही विक्रमादित्य शासक बनते हैं, ये एक अल्प आयु बालक था, तब इसकी संरक्षण का दायित्व या इसकी संरक्षिका जो थी वो इनकी माता कर्मावती बनी। रानी कर्मावती जो है वह विक्रमादित्य की क्या बन जाती है, संरक्षिका, और सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है यहाँ पे देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह को। अब जब विक्रमादित्य शासक बने, अल्पायु थे, तब संरक्षण का सारा दायित्व रानी कर्मावती ने अपने हाथों में ले लिया और सेना का सारा जिम्मा जो था वह देवलिया के रावत बाघ सिंह को सौंप दिया गया। यहीं पर पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर जो है वो एक षड्यंत्र रचते हैं, किसको, राजगद्दी से हटाने के लिए, विक्रमादित्य को राजगद्दी से हटाने के लिए। और ये बनवीर जो है यह गुजरात के शासक बहादुर शाह प्रथम के साथ क्या कर लेता है, एक समझौता कर लेता है। अब बनवीर द्वारा गुजरात के शासक बहादुर शाह प्रथम के साथ एक समझौता कर लिया गया और इसे कहाँ आमंत्रित किया गया, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। और उस समय मेवाड़ की जो राजधानी थी वह थी चित्तौड़गढ़। गुजरात के शासक बहादुर शाह प्रथम जो है सन 1533 में मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, यानी चित्तौड़ दुर्ग को चारों तरफ से घेरने का काम कर रहा है यहाँ पर कौन, गुजरात के शासक बहादुर शाह प्रथम। लेकिन यहाँ पर रानी कर्मावती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह प्रथम के साथ क्या कर लिया, एक समझौता कर लिया और इस आक्रमण को टाल दिया। रानी कर्मावती ने बहादुर शाह प्रथम को रणथंबोर का दुर्ग दे दिया। अब आक्रमण ना हो इस कारण से रानी कर्मावती ने बहादुर शाह प्रथम को रणथंबोर का दुर्ग सुपुर्द कर दिया या सौंप दिया। बहादुर शाह प्रथम अपनी सेना लेकर पुनः कहाँ चला जाता है, गुजरात चला जाता है। रानी कर्मावती के सर पर मंडरा रहा एक बहुत बड़ा संकट टल जाता है, लेकिन बनवीर जो है वह पुनः योजना तैयार करता है और पुनः एक बार समझौता करता है, किसके साथ, बहादुर शाह प्रथम के साथ, और कहता है कि अगर इस बार आक्रमण करता है और किसका वध करता है, विक्रमादित्य का, तो मैं तुझे अपार धन दूंगा। तो बहादुर शाह प्रथम जो है वो दोबारा यानी दूसरी बार आक्रमण कर रहा है सन 1534 के अंदर। दोबारा क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। कितनी बार हो रहा है ये, सेकेंड टाइम। इस बार रानी कर्मावती ने रणथंबोर जैसे किसी और दुर्ग को देने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। तब बहादुर शाह प्रथम ने आक्रमण की धमकी दी। तब यहां कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को सहायता हेतु क्या भेजी थी, एक राखी भेजी थी। यानी रानी कर्मावती ने भारत के मुगल बादशाह हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी है। राखी भेजने का प्रमुख कारण क्या आता है कि बाबर ने रानी कर्मावती को अपनी क्या माना है, राजपूत बेटी, और इसी हिसाब से रानी कर्मावती जो है वो हुमायूं की क्या बन जाती है यहाँ पर, बहन। जब रानी कर्मावती ने हुमायूं से सहायता मांगी उस समय हुमायूं जो थे वह कालिंजर के अभियान पर थे, कालिंजर के अभियान पर थे और ये दुर्ग जीतने ही वाले थे। जब हुमायूं के पास संदेश पहुंचता है तब हुमायूं सहायता के लिए नहीं पहुंच पाता है, लेकिन
उलेमाओं के दबाव के कारण भी हुमायूं जो है यहाँ पर रानी कर्मावती की सहायता के लिए नहीं आ पाते हैं। तब रानी कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य व छोटे पुत्र उदय सिंह, इन दोनों को अपने ननिहाल, कहाँ पर, बूंदी भेज दिया और स्वयं जो है वह युद्ध के लिए तैयार हो गई। अब रानी कर्मावती क्या करेगी, सेना का सारा जिम्मा किसे सौंपेगी, रावत बाघ सिंह को। रावत बाघ सिंह जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर सेना का नेतृत्व, दुर्ग के कपाट खोल दिए जाते हैं युद्ध के लिए। रानी कर्मावती जो है अपने सभी सैनिकों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि आज हमें हमारे पूर्वजों की बातों को याद करना है। जिस प्रकार मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने शत्रुओं के साथ युद्ध किए, उनका सामना किया और उन्हें परास्त किया, आज वही क्षण हमारे साथ भी है। आज हम भी शत्रुओं का क्या करेंगे, मुकाबला। तो रानी कर्मावती और बाघ सिंह ये दोनों बहादुर शाह प्रथम की सेना के साथ क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। युद्ध के दौरान बाघ सिंह जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। रानी कर्मावती ने लगभग 1200 राजपूत रानियों के साथ क्या कर लिया, जौहर कर लिया। जैसे ये जौहर होता है, ये यहां पर क्या हो जाएगा, मेवाड़ का दूसरा शाखा। मेवाड़ का प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था और मेवाड़ का दूसरा शाखा 1534-35 में बहादुर शाह प्रथम के काल में हो रहा है। पहला शाखा किया था रानी पद्मिनी ने और यहाँ पर दूसरी शाखा जो कर रही है वो है रानी कर्मावती। अब रानी कर्मावती जौहर कर लेती हैं, बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम जो है वह चित्तौड़ दुर्ग को बनवीर को सुपुर्द कर यहाँ से चला जाता है। चित्तौड़ दुर्ग किसे दे दिया, यहाँ पर बनवीर को दे दिया, यहाँ से चला गया। बनवीर ने अब किन्हें मारने की योजना बनाई, विक्रमादित्य और उदय सिंह को। बनवीर विक्रमादित्य को मारने में तो सफल हो जाता है, लेकिन वह उदय सिंह का वध नहीं कर पाता है, क्योंकि उदय सिंह की एक धाई मां थी जिसका नाम था पन्ना धाई। इस पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर किसे बचा लिया, उदय सिंह को बचा लिया। और यहां से ये उदय सिंह को लेकर कहां चली जाती है, कुंभलगढ़ चली जाती है। और मेवाड़ी सरदारों द्वारा सन 1537 में ही कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह का क्या कर दिया जाता है, राज्याभिषेक कर दिया जाता है। राणा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद पन्ना धाई जो है अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लेती हैं और कहाँ ले जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग। वहीं पर कुंभलगढ़ दुर्ग में सन 1537 के अंदर महाराणा उदय सिंह का क्या कर दिया जाता है, राज्य अभिषेक करवा दिया जाता है। सन 1537 में कहाँ होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब राज्याभिषेक के बाद महाराणा उदय सिंह का विवाह किया जाता है। इनका जो पहला विवाह होगा वो होगा सोनकरा चौहान की पुत्री जयवंता बाई के साथ। सोनकरा चौहान थे, अखीराज सोनगरा उनकी पुत्री जयवंता बाई के साथ उनका विवाह किया जाता है, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उदय सिंह का दूसरा विवाह जो होता है वह धीरबाई भटियाणी के साथ होता है। यह जैसलमेर की भटियाणी रानी थी, भाटी वंश से संबंधित।
और इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम था जगमान। और तीसरा विवाह जो होता है वो होता है छज्जाबाई के साथ, और इनसे जो पुत्र प्राप्त होता है उसका नाम था शक्ति सिंह। अब महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक तो हो रहा है कब? 1537 में। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में। उनके बाद इनका जो विवाह होता है वह अखिराज सोनग्रा की पुत्री जयवंताबाई के साथ होता है, जिससे महाराणा प्रताप का जन्म होता है। फिर दूसरा विवाह होता है धीरबाई भटियाणी, या जिसे रानी भटियाणी के नाम से भी जाना जाता है, रानी भटियाणी के नाम से भी जाना जाता है, जिससे जगमान नामक पुत्र प्राप्त होता है। और तीसरा विवाह होता है छज्जाबाई के साथ, जो किसकी माता होती है? शक्ति सिंह की माता होती है। उदय सिंह के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव जो था वह धीरबाई भटियाणी का था, क्योंकि इन तीनों रानियों में सबसे सुंदर रानी जो थी वह थी धीरबाई भटियाणी। और इसी के कारण उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र प्रताप की जगह पर उदय सिंह ने जगमाल को अपना क्या घोषित किया था? यहाँ पर उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसने? उदय सिंह ने। ये तो हो गई विवाह संबंधित बात। अब उसके बाद आगे बात करते हैं। तो सन 1541 ईस्वी में उदय सिंह ने बनवीर की हत्या की। किसका वध किया? बनवीर का वध किया। और पुनः किस दुर्ग को प्राप्त किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पुनः प्राप्त किया। उसी दौरान भारत के अंदर शेर शाह सूरी द्वारा सूर वंश की स्थापना कर दी जाती है, और शेर शाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जब शेर शाह सूरी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, तब उदय सिंह ने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां जो है वह किसके सुपुर्द कर दी? शेर शाह सूरी के सुपुर्द कर दी। उदय सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने अफगान शासकों की या अफगान सुल्तानों की अधीनता स्वीकार की। यानी अगर हम बात करें मेवाड़ के शासकों की, तो उदय सिंह पहले शासक हैं जिन्होंने अफगान शासकों की अधीनता स्वीकार की थी। इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की कुंजियां जो है, चाबियां जो है, वो शेर शाह सूरी के सुपुर्द कर दी थी। अब उसके बाद क्या होता है? अब चित्तौड़ दुर्ग पर शेर शाह सूरी के अधिकार होने के बाद सन 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने धूनी नामक स्थान पर उदयपुर की स्थापना की। यानी उदयपुर नगर के निर्माता जो है वह कौन है? उदय सिंह है। सन 1559 के अंदर धूनी नामक स्थान पर ये एक नया नगर बसाते हैं जिसका नाम था उदयपुर। इधर अब भारत के अंदर पुनः मुगल सत्ता स्थापित हो चुकी थी, जिस समय महाराणा उदय सिंह ने अफगानों की अधीनता स्वीकार की। उस समय जो शासक थे दिल्ली के वह थे शेर शाह सूरी, लेकिन हुमायूं ने शेर शाह सूरी के वंशजों को पराजित कर पुनः मुगल सत्ता की स्थापना की थी। और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर जो है वह अगले मुगल बादशाह बनते हैं। अकबर ने राजपूतों के साथ सुलह कुल की नीति या मैत्री संबंध स्थापित किए और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसी संदर्भ में अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए, मेवाड़ पर अपना अधिकार, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अकबर ने 2 शिष्टमंडल किसके पास भेजे हैं? उदय सिंह के पास। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 2 शिष्टमंडल भेजे हैं उदय सिंह के पास। पहले आ रहे हैं आमेर के शासक
भारमल और दूसरी बार में आ रहे हैं कौन, टोडरमल। यह दोनों शिष्टमंडल के रूप में उदय सिंह के पास आते हैं, लेकिन उदय सिंह ने भारमल व टोडरमल को वापस निराश लौटा दिया। उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर द्वारा जब इस बात की जानकारी मिलती है अकबर को कि भाई उदय सिंह ने जो है वह शिष्टमंडलों को वापस भेज दिया है, अधीनता स्वीकार नहीं की है, तब उसी दौरान अकबर जो है वह मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। उससे पहले अकबर ने अजमेर की यात्रा की और मेवाड़ के बारे में या मेवाड़ की स्थिति के बारे में जांच पड़ताल भी की। तब अकबर को लगा कि अब ये उचित समय है किस पर आक्रमण कर दिया जाए, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया जाए। सन 1567-68 ईस्वी में अकबर ने कहाँ आक्रमण किया है, मेवाड़ पर आक्रमण किया। अकबर अपनी शाही सेना के साथ चित्तौड़ दुर्ग को घेरने का काम करते हैं। यहाँ पर उदय सिंह जो है वह एक आपातकालीन बैठक बुलाते हैं और दुर्ग का जिम्मा जो है जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, ये उदय सिंह के दोनों सेनापति थे और मेवाड़ी सरदार भी थे। एक राठौड़ सरदार और दूसरा सिसोदिया सरदार, इन दोनों को दुर्ग के कार्यभार का जिम्मा सौंप देते हैं। अकबर अपनी सेना लेकर आते हैं और चित्तौड़ दुर्ग के चारों तरफ क्या कर लेते हैं, चित्तौड़ दुर्ग के चारों तरफ घेराबंदी करने का काम कर लेते हैं। लेकिन दुर्ग का सारा जिम्मा किसको सौंपा गया था, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को। अकबर द्वारा बार बार प्रयत्न करने के बाद भी वो चित्तौड़ दुर्ग को जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो दुर्ग की प्राचीरों का जिम्मा था वो किसके पास था, जयमल राठौड़ के पास, और दुर्ग की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा जो था वो था फत्ता सिसोदिया के पास। अब होता क्या है, जयमल राठौड़ जो है वह प्राचीरों की रक्षा करते हुए क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। कहा जाता है एक तीर जो था वो जयमल राठौड़ के पांव में आकर लग जाता है, जिसके कारण वो क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। जब वो घायल अवस्था में दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं, जब उनका उपचार किया जाता है, तभी मुगल सेना जो है वह प्राचीरों को तोड़कर दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। और जब ये सेना दुर्ग में प्रवेश करती है तब यहाँ से उदय सिंह जो है वह गोकुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं और युद्ध का सारा नेतृत्व फिर किसके कंधों पर आ जाता है, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। इन दोनों ने मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया। घायल अवस्था में जयमल राठौड़ जो है वह अपने भतीजे कल्लाजी राठौड़ के कंधे पर बैठकर मुगल सेना के साथ युद्ध करते हैं। इन्हें 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। जब जयमल राठौड़ घायल थे उस समय ये कल्लाजी राठौड़ के कंधे पर सवार होकर युद्ध करते हैं। तब मुगल सेना ने कल्लाजी राठौड़ को देखा, तब इनकी जो गर्दन थी वो दिख नहीं रही थी और जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ इन दोनों के हाथों में तलवारें थी। तब मुगल सेना ने ये वहाँ के लोगों से पूछा था कि 4 हाथों वाला कौन है, तो वहाँ की मेवाड़ी जनता ने बताया था ये 4 हाथों वाले हमारे देवता कल्लाजी राठौड़ है, और वहीं से इनको 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। इस आक्रमण में जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़ ये तीनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये तीनों ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में यहां पर क्या किया जाता है, अग्नि जौहर किया जाता है। यह मेवाड़ का तीसरा शाखा था, मेवाड़ का तीसरा शाखा। जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़ ये तीनों ही केसरिया या वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं।
तो फतेह सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में अन्य राजपूत रानियों ने जौहर कर लिया और ये क्या कहलाया, मेवाड़ का तीसरा साका, जो कब हुआ था 1567-1568 में। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और जब उदय सिंह अकबर के हाथ में नहीं लगा और कई सारे मुगल सैनिक इस अभियान में घायल हो गए, तब अकबर ने यहाँ पर कत्लेआम का आदेश दे दिया और अकबर ने कहा था कि दुर्ग के अंदर चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको कत्ल कर दिया जाए। तो लगभग 30,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। जब अकबर को इस बात की जानकारी मिली कि मेरे द्वारा जो ये कार्य किया गया है वह एक गलत काम हो गया है कत्लेआम करवाने का, और ये मेरे जीवन का क्या है, सबसे बड़ा कलंक है। अकबर प्रायश्चित करता है और अपने इस कलंक को मिटाने के लिए जयमल राठौड़ व फतेह सिसोदिया, इन दोनों की गजारूढ़ यानी हाथी पर सवार पाषाण मूर्तियों का निर्माण करवाता है और इनको आगरा दुर्ग के बाहर लगवाता है। वर्तमान में यह बीकानेर दुर्ग में स्थित है और अकबर इन्हें कहाँ लगवाता है, आगरा दुर्ग में लगवाता है। अकबर ने भले ही चित्तौड़ दुर्ग को जीत लिया हो, लेकिन मेवाड़ के शासक उदय सिंह को अपने अधीन नहीं कर पाए। उदय सिंह जो है वो गोकुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं और यहीं पर गोकुंदा में ही 28 फरवरी सन 1572 को यहाँ पर उदय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मेवाड़ी परंपरा के अनुसार जो उत्तराधिकारी होता था वही अपने पिता की चिता को क्या देता था, आग देता था, और उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था, जगमाल को। लेकिन जिस समय उदय सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय जगमाल वहां पर नहीं था। अब यहाँ पर अन्य मेवाड़ी सरदारों व सोनगरा चौहानों व मेवाड़ी सरदारों ने मिलकर महाराणा प्रताप का क्या कर दिया, यहाँ पर राज तिलक कर दिया और महाराणा प्रताप ने अपने पिता की चिता को क्या दी, आग दी। जब इस बात की जानकारी किसको मिलती है, जगमाल को मिलती है, तो ये जगमाल जो है वो किसकी शरण में चला जाता है, मुगलों की शरण में चला जाता है। और शक्ति सिंह जो था ये भी मुगलों की शरण में चला जाता है। तो ये थे हमारे आज महाराणा उदय सिंह। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट करें। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।